कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम टू कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 एफएम। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से। और इस शो का मेन पर्पस है महिलाओं या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के जुड़े ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करना और उनके बारे में बात करना जो उनकी पोजीशन को उनके फैमिली में, हमारे समाज में, कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग बनाए विदाउट एनी बायस। मैं हूँ शालिनी, मैं क्रिया के साथ काम करती हूँ और मेरे साथ आज जुड़ी हैं मेरी साथी विपाशा, और वो भी क्रिया के साथ काम करती हैं। जैसा कि आपको पता है, हर बार हम एपिसोड्स में नए नए इश्यूज लेकर आते हैं जिनके बारे में जनरली मेन स्ट्रीम मीडिया में या हमारे रोज के दिनचर्या में बहुत कम बात होती है, या बातचीत करते भी हैं तो क्योंकि हमें समझ नहीं है तो हम बात आती है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। आज हम एक और नई बातचीत का सिलसिला जोड़ रहे हैं। तो आज हम जिस इशू के बारे में बातचीत करने के लिए जुड़े हैं आपके साथ, उसके लिए हमने अपने एक नए गेस्ट को आमंत्रित किया है। उनका नाम है सौम्या मिश्रा, और सौम्या अपने आप को शी और दे के रूप से आइडेंटिफाई करते हैं, जो अपने आप को न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन के रूप में जोड़ते हैं, और वो डेवलपमेंट सेक्टर में डिजिटल मीडियम से मार्जिनलाइज लोगों के लिए इंक्लूसिव स्पेस बना रहे हैं और उन पर काम करने के लिए कमिटेड हैं। सौम्या ने ऑक्सफैम का यंग फेलोशिप भी प्राप्त किया है और उन्होंने अपना एक पॉडकास्ट शुरू किया है जिसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नाम है अटिपिकल दिक्कतें भी चलती हैं। सौम्या से ही हम एक्चुअली आज बात करेंगे, ये जो न्यूरो डाइवर्जेंस टर्म है ये क्या है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सौम्या, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे आज के एपिसोड में। बहुत मुश्किल होता है कई बार इस तरह का टाइम निकालना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जब मैंने आपके बारे में सुना और आपके काम के बारे में सुना, मैंने कोशिश की न्यूरो डाइवर्जेंस इस टर्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने के लिए। मैंने सोचा मैं 2-3 अपने जान पहचान के लोगों से ही बात करती हूँ, और सरप्राइजिंगली एक्चुअली सौम्या, बहुत कम लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता था। सो नोबडी वाज एबल टू टेल मी कि ये क्या है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहती हूँ कि ये टर्म क्या है, इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। सो सौम्या, over to you and welcome to our show again. शुक्रिया शालिनी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मैं ना इसका जवाब जो दूंगी एक कहानी के माध्यम से दूंगी। मैं 8वीं कक्षा में थी, हमारे एक नए अंग्रेजी टीचर आए थे। मैं क्लास की तब प्रीफेक्ट हुआ करती थी, मॉनिटर। तो हमें ना रजिस्टर मेंटेन करना होता है। तो नए टीचर आए हैं, मुझे डिटेल्स लेना था उनसे। मैंने उनसे जाके पूछा, सर आपका नाम क्या है? उन्होंने मुझे सिर से पांव तक देखा, कुछ बताया नहीं। फिर मेरे क्लासमेट ने, वो भी एक मॉनिटर हुआ करते, उन्होंने जाके पूछा कि सर मे आई नो योर नेम प्लीज। तब सर ने उसका जवाब दिया और फिर मुझे बताया पूरे क्लास के सामने कि ऐसे पूछना चाहिए। तब तो मुझे समझ में भी नहीं आया था कि मैंने गलत क्या पूछा, कि व्हाट इज योर नेम और मे आई नो योर नेम में इतना क्या अंतर है। कई साल बाद जब मुझे पता चला कि मैं न्यूरो डाइवर्जेंट हूँ, जो कि एक इनविजिबल डिसेबिलिटी है, तो उसमें सोचने का तरीका, दुनिया को प्रोसेस करने का तरीका, बात करने का तरीका कुछ अलग सा होता है। तो तब मुझे पता चला, जो मैंने बोला वो सामने वाले को डिसरिस्पेक्टफुल लगा। जब मेरे दोस्त ने, मेरे क्लासमेट ने पूछा कि मे आई नो योर नेम प्लीज सर से, तो वो रिस्पेक्टफुल लगा। तो ऐसी छोटी छोटी काफी कहानियां हैं कम्युनिकेशन को लेके, सोशल क्यूज को लेके, जो कि न्यूरो डाइवर्जेंट लोग, जो कि एक इनविजिबल डिसेबिलिटी है, वो फेस करते हैं। न्यूरो डाइवर्जेंट, ये जो शब्द है ना, इसमें 2 पार्ट्स हैं। न्यूरो जो हमारे लाइक न्यूरोलॉजिकल, कॉग्निटिव, उससे रिलेट करता है। दूसरा है डाइवर्जेंट। ये एक्चुअली मेडिकल टर्म है नहीं, ये थ्योरी के माध्यम से आया था, मेंटल हेल्थ जो डिस्कोर्स है एकेडेमिया में। पर ये जो नाम है ना, ये भी देखिए, मतलब एक मेजॉरिटी है, वो ही डिसाइड करता है, ये सोसाइटी का रूल है, ये हमारे नॉर्म्स है, और उससे कोई भी अलग
अगर बिहेव किया, वो कम्युनिकेशन हो, सोशल क्यूज हो, जेंडर हो, सेक्सुअलिटी हो, तो वो किसी तरह का डाइवर्जेंट है। सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो इसका मतलब यही है। सो जो न्यूरो डाइवर्जेंट है उनका दुनिया को देखने का, प्रोसेस करने का, एंगेज करने का तरीका अलग होता है और उसके चलते काफी चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे स्कूल में सिखाया जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मतलब काफी न्यूरो डाइवर्जेंट लोग लिटरल लेते हैं चीजों को, हिडन मीनिंग, सब टेक्स्ट जो काफी यूज होता है ना हमारा नॉन वर्बल यूज दुनिया में, तो उनसे ज्यादा वो रिलेट नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाती। तो बाद में पता चलता है कि ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी, हर जगह ये अच्छे से काम नहीं करता है। आपको डिप्लोमेसी भी सीखनी पड़ती है, कैसे नेविगेट करना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो मोस्टली सोशल कम्युनिकेशन, क्योंकि जो न्यूरोटिपिकल है, मतलब फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड नॉर्मल लोग जिसको कहते हैं, उन्होंने जो ये सब डिसाइड किया हुआ है जो एक्चुअली अनक्लियर है, जो स्पोकन नहीं है, इनके चलते काफी असुविधाएं, डिफिकल्टीज आती हैं न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के लिए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को लाइट से सेंसिटिविटी होती है, शोर से सेंसिटिविटी होती है, कुछ लोगों को वो अच्छा भी लगता है, उसके चलते माइग्रेन्स। और ये डिसेबिलिटी नॉन विजिबल है। एयरपोर्ट में, लाउड स्पेसेस में, क्राउडेड स्पेसेस में जो दिक्कतें आती हैं लोगों को, क्योंकि जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो पहला पिक्चर जो लोगों के दिमाग में आता है वो है इधर व्हील चेयर यूजर या फिर किसी ने क्रच का इस्तेमाल किया हुआ है। बट नॉन विजिबल डिसेबिलिटी जो है वो कई तरह के होते हैं। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। तो आज हम जिस इशू के बारे में बातचीत करने के लिए जुड़े हैं आपके साथ, उसके लिए हमने अपने एक नए गेस्ट को आमंत्रित किया है, सौम्या मिश्रा, जो अपने आप को न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन के रूप में जोड़ते हैं। सो सौम्या, ये टर्म क्या है, इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? एंड वेलकम टू आवर शो अगेन। शुक्रिया शालिनी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। न्यूरो डाइवर्जेंट, ये जो शब्द है ना, इसमें दो पार्ट्स हैं। न्यूरो जो हमारे लाइक न्यूरोलॉजिकल, कॉग्निटिव, उससे रिलेट करता है, दूसरा है डाइवर्जेंट, मतलब एक मेजॉरिटी है वो ही डिसाइड करता है, ये सोसाइटी का रूल है, ये हमारे नॉर्म्स है, और उससे कोई भी अलग अगर बिहेव किया, वो कम्युनिकेशन हो, सोशल क्यूज हो, जेंडर हो, सेक्सुअलिटी हो, तो वो किसी तरह का डाइवर्जेंट है। न्यूरो डाइवर्जेंस भी एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है। ऑटिज्म आता है, ADHD आता है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आता है। हालांकि ये मेडिकल टर्म पैथोलॉजाइज करता है और सबको डिसऑर्डर बताता है, बट की टेक अवे इज दैट आइडियली डाइवर्सिटी को हमें बढ़ावा देना चाहिए। दुनिया डाइवर्स है, बट जब ह्यूमंस का आता है ना, हमने एक मेजॉरिटी ने ये सेट कर दिया है कि यही चीजें सही है, बाकी चीजें गलत है। तो जो भी उससे अलग होता है उसको डाइवर्जेंट बोल दिया जाता है, अब नॉर्मल बोल दिया जाता है। जो न्यूरो डाइवर्सिटी मूवमेंट है, ये वही बताता है कि दुनिया बहुत डाइवर्स है, इसमें कोई नॉर्मल अब नॉर्मल है ही नहीं। मोटा मोटी यही है न्यूरो डाइवर्जेंस, न्यूरो डाइवर्सिटी मूवमेंट। आई होप ये आपको आई वाज एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू। थैंक यू सो मच सौम्या, एक्चुअली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और जब आप बात कर रही थी, आई मीन इट वाज सो पावरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो नाउ मोर अबाउट दिस मूवमेंट। बट मैं इसी बात से जुड़ा हुआ एक और सवाल जोड़ना चाह रही थी। जब आपने अपने स्कूल का एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उससे ध्यान में आया कि इंटेंशन का कितना बड़ा रोल है ना। एंड हमारे लॉज इंटेंशन की बात करते हैं, और यहाँ पर जब हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है दूसरे की समझ, दूसरे के बारे में समझ, और कम्युनिकेशन में वो समझ का उतरना। तो दोनों चीजों को जोड़कर आप किस तरह से बताना चाहेंगी कि कैसे इंटेंशन को आप देखती हैं? थोड़ा और डिटेल कि इस पर बातचीत करना क्यों जरूरी है इतना। तो शालिनी जी, न्यूरो डाइवर्जेंस जैसे मैंने कहा कि एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सी दूसरी चीजें भी आती है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी आती है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्प्रैक्सिया हो गया। सो सारे बच्चे एक तरह से पढ़ाई नहीं करते हैं, उनका सीखने का तरीका, जैसे मैंने कहा न्यूरो डाइवर्जेंस में हम दुनिया को देखते हैं, प्रोसेस करते हैं, उससे एंगेज करते हैं अलग तरीकों से। कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ लिख के सीखते हैं, कुछ सुन के सीखते हैं। तो आपने तारे जमीन पर तो सबने देखा होगा, उसमें जो डिसलेक्सिया का रिप्रेजेंटेशन था काफी सिंपलिस्टिक था, उसमें कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा था। तो हम डिसलेक्सिक बच्चों को कैसे मदद करें, क्योंकि पता नहीं चलता, तो जो कि इंक्लूसिव नहीं है।
अब जो स्ट्रगल कर रहे हैं सबको डायग्नोसिस नहीं मिलता, क्योंकि वो जो क्राइटेरिया है उतना तक, मतलब जैसे हमारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी देख लीजिए, 40% अगर नहीं कर पाए, वो भी डॉक्टर्स वगैरह देख के जो खुद एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बट इंसान को अंदर क्या तकलीफ हो रही है वो कोई देख ही नहीं रहा है। तो अगर बच्चों को वो मतलब अनफॉर्चुनेटली डायग्नोसिस चाहिए, हालांकि मेरे हिसाब से डीएसएम को कम्प्लीटली डिसमेंटल करना चाहिए, कोई डिसऑर्डर देना ही नहीं चाहिए किसी इंसान को। ऐसे में लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूसिव बनाना है एजुकेशन को, स्क्राइब दे सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन, हमने कोविड में भी देखा ऑनलाइन एजुकेशन काम करता है, तो लोगों को ऑनलाइन लिखने का मौका दे। मेरे एक दोस्त हैं जो कि मेरे पॉडकास्ट में आए थे, वो बता रहे थे कि अब ऑनलाइन जब हम लिखते हैं या फिर कंप्यूटर में जब हम लिखते हैं डिजिटली, तो उन्हें ना वो स्पेस देता है कि वो सेंटेंसेस को इधर उधर कर सके। इट हेल्प्स देयर डिसेबिलिटी। कभी कभार वो जब शब्द लिखते थे तो कुछ लेटर्स जो हैं वो डबल लिख देते थे, तो उनको अगर वो लिख सकते थे डिजिटली, उनके लिए आसान होता है उसको करेक्ट करना, सेल्फ करेक्ट करना। ये कुछ चीजें हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत प्यूनिटिव है। इमीडिएटली बच्चों को लेबल दे दिया जाता है, लेजी हो, स्टूपिड हो, जो कि सारे एबलिस्ट टर्म्स हैं। अब बच्चा क्यों स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि ना टीचर्स को पता है, ना काउंसलर्स को पता है, ना माँ बाप को इतनी अंडरस्टैंडिंग है, एंड सारा बर्डन उस पे आ जाता है। जैसे मैं कहती हूँ ना, इंडिविजुअलाइज करते हैं। और जब लोगों को दिखता है कि ओके बच्चा हमें परेशान कर रहा है, बाहर हम देख रहे हैं बच्चा का जो भी चैलेंजेस है, तब जाके डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि तकलीफ आपको हो रही है। बच्चे को इतने दिन से जो तकलीफ हो रही थी वो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा था, और बच्चा भी इतना रिसोर्स नहीं है कि वो बता पाए कि ओके मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको भी वही वो इंटरनलाइज करने लगता है कि लेजी हूँ, स्टूपिड हूँ वगैरह। ये हम स्कूल में काफी देखते हैं। तो हमें एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाना है। सबका सीखने का तरीका एक नहीं होता है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, वो भी न्यूरो डाइवर्जेंस के अंडर आता है, तो उसमें फॉलो करने कुछ लैग होता है उसमें। मतलब जो आप सुन रहे हो उसको प्रोसेस करना एंड देन उसको लिखना, काफी मल्टीटास्किंग होता है उस मोमेंट में। कुछ लोगों को वो दिक्कत देता है, तो हम नोट शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। जो आप लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ तो है, बट डेटा भी कहाँ है? इनविजिबल डिसेबिलिटी पर कितना डेटा है? जेंडर सेग्रीगेटेड डिसेबिलिटी पर कितना डेटा है? इनविजिबल न्यूरोडाइवर्जेंस स्पेसिफिक पर कितना डेटा है? सरफेस लेवल पे काफी चीजें हो रही हैं, बट जैसे मैंने कहा ना, न्यूरो डाइवर्जेंस, इनविजिबल डिसेबिलिटीज पे बात बहुत कम होती है, क्योंकि बात तो अभी भी रैंप और लिफ्ट पे अटकी हुई है, जो कि वो भी अवेलेबल नहीं है। यस, ऑफ कोर्स। जब आपने रैंप और लिफ्ट की बात की तो कई बार एक्चुअली कैंपस में भी बात जब हमने किया था डिसेबिलिटी को लेकर, तो बहुत सारा कन्वर्सेशन रैंप तक ही आकर फाइनल हो गया था कि हाँ हम रैंप बना रहे हैं और ये कर रहे हैं बहुत जगह। बट बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स वो कितना किसके लिए यूजफुल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है कई बार समझना, और जिस पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं डेवलपमेंट उसको समझना कि वो कितना यूजफुल हो रहा है किसके लिए, जिसके लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे और समझना चाह रही थी सौम्या कि आपका एजुकेशनल जो एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूशन में, जैसे स्कूल का आपने एक एक्सपीरियंस बोला, तो आप कॉलेज में भी आए, तो इस तरह के आप थोड़े बहुत अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में आप और शेयर करेंगी? कैसे स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ आप इंगेज हुई, या कैसे फैकल्टी और टीचर्स कम्युनिटी के साथ आपका एंगेजमेंट हुआ या नहीं हुआ? किस तरह से रिस्पॉन्सेज थे जब आपने इन सब चीजों के बारे में बातचीत करना शुरू किया? आप कुछ भी जो एक्सपीरियंस हुआ अगर आप शेयर करना चाहें तो। जब मुझे डायग्नोसिस बचपन में नहीं मिला था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये चैलेंजेस क्यों हो रहे थे। मैंने बस अपने आप को पुश किया, आई एम ऑटिस्टिक। तो मेरे पकड़ में किसी के नहीं आया, क्योंकि मैं हाइपरलेक्सिक थी। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री दूंगी यहाँ पे। तो पहले ही एस्पर्जर सिंड्रोम हुआ करता था। इस नाम को बदला गया क्योंकि जब डीएसएम अपडेट हुआ तो वो नाम हटा के ऑटिज्म के अंडर ही 3 लेवल डाल दिए गए। सपोर्ट किसको कम चाहिए, किसको ज्यादा चाहिए, किसको मिड लेवल का चाहिए। जो एस्पर्जस था वो ऑटिज्म के अंडर अब आ गया है। ऑटिज्म के भी बहुत तरह होते हैं। कुछ लोग नॉन वर्बल होते हैं, वो सिर्फ लिख के या फिर ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू बात करते हैं, पेंट करते हैं, कुछ गाते हैं। जैसे मैंने कहा, दुनिया से बात करने का, एंगेज करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो मैं हाइपरलेक्सिक थी। मैं बोलने लगी थी 1 साल की उम्र में। ग्रेड 3 में मैं हैरी पॉटर के नॉवल पढ़ रही थी, तो किसी ने पकड़ा नहीं, क्योंकि पढ़ाई कर रही थी। सारे जो डेवलपमेंट माइलस्टोन्स होते हैं ना, जो चेक करते हैं, वो तो मैंने हिट किया था।
दिक्कत कहाँ हो रही थी? सोशल कम्युनिकेशन में, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन में घुल मिल नहीं पाती थी। तो काफी बार मुझे स्कूल में मतलब बोला गया है मैं रूड और एरोगेंट भी हूँ, बट मैं अलग रहती थी क्योंकि मैं रिलेट नहीं कर पाती थी और मैंने पढ़ाई को अपनी पूरी दुनिया बना ली थी। पढ़ाई और को करिकुलर एक्टिविटीज, गाना, पेंटिंग, तो मेरे दिमाग में ये था कि ओके मैं तो ये सब कर रही हूँ ना, उससे टीचर्स के वैलिडेशन मिल जाता था, पेरेंट्स का वैलिडेशन मिल जाता था, तो मैंने दुनिया वही बना ली और इतना ध्यान नहीं दिया जो सोशल एस्पेक्ट है। यूनिवर्सिटी में, इवन स्कूल में नोट्स लेने में बहुत दिक्कत होती थी, बट किसी को बोलती नहीं थी कि मुझे दिक्कत हो रही है। इतना जल्दी नहीं हो पाता था, देयर वाज अ लैग इन बिटवीन। वो मैं क्यों स्ट्रगल करती थी मैं किसी को बता नहीं पाई, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, और फिर क्लास में किसी से पूछ के वो सारे कंप्लीट करती थी। तो ऐसे चैलेंजेस हुआ करते थे, बहुत जोर आवाजें, ब्राइट लाइट्स, उससे दिक्कत होती थी, बहुत जोर से माइग्रेन होता था, नहीं समझ आता था कि जो चीजें लोग आराम से कर लेते हैं वो मुझे इतना दिक्कत क्यों देता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स, नाइफ, ऐसे चीजों से इंट्रूसिव ख्याल आते हैं, मतलब इसीलिए मैं खुद को उनसे दूर रखती हूँ। जगहों पे मुझे इतनी एंजाइटी क्यों होती है लोगों से मिलने में, यहाँ मतलब मैं इतना आइसोलेट करती थी कि लोगों से मिलती भी नहीं थी, क्योंकि बात करना पड़ेगा, क्योंकि क्या बात करूं। जो स्क्रिप्टेड होता है ना, जिसका मतलब फॉर्मेट पता हो, क्या बात करनी हो, एजेंडा हो, क्लैरिटी हो, उसमें सही। तो कॉलेज थोड़ा मिस करती थी, क्योंकि कॉलेज पॉलिटिक्स, वो सब जो चीजें हैं वो पल्ले नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि मैंने स्कूल और कॉलेज से लाइक एक भी दोस्त नहीं है जिसको मैंने अपने कांटेक्ट में रखा है, इतना आइसोलेट कर लिया था मैंने। इमेजिन एक राउंड होल है और आप स्क्वायर पेग हो, उसमें जबरदस्ती आपको घुसाने की कोशिश की जा रही है, तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें आती है। तो मुझे वो सारी डायग्नोसिस तो मिल गई, बट ये नहीं समझ आ रहा था कि हल कहाँ से निकले, क्योंकि जड़ क्या है वो नहीं समझ आ रहा था। इस मेंटल हेल्थ डिस्कोर्स से भी मैं 10-11 साल जूझने के बाद पता चला कि ओके मैं ऑटिस्टिक हूँ, मैं न्यूरो डाइवर्जेंट हूँ। तब पता चला कि इसीलिए मुझे दिक्कतें होती थी, इसीलिए मैं हमेशा अलग रहती थी, दूसरों के साथ इतना घुल मिल नहीं पाती थी, और मेरे बात करने का, सोशल कम्युनिकेशन में बहुत डायरेक्टली बात कर, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चीजों के कारण बहुत ट्रॉमा भी था। क्यों मेरे साथ होता है वो नहीं समझ आता था। जब ये फाइनली ये सब समझ में आया, तब इतने सालों का, लाइक ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स का ट्रॉमा तब तक एक्यूमुलेट हो चुका था। इसीलिए जो न्यूरो डाइवर्सिटी अफर्मिंग मतलब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो भी एडवोकेट करते हैं कि जल्दी बच्चों का डायग्नोसिस हो। ये कर पाने के लिए ज्यादा रिसर्च जरूरी है, ज्यादा डेटा चाहिए, क्योंकि ये जो डायग्नोसिस के क्राइटेरिया भी बने हैं ना, इसका इतना रिसर्च भी नहीं है। तो काफी सोशल जस्टिस पुशबैक मूवमेंट्स हुए हैं इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए, बट अभी भी बहुत काम चाहिए। थैंक यू सो मच सौम्या, थैंक यू सो मच, इसलिए भी कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो आपने शेयर किए हैं वो प्रैक्टिकली एक्चुअली ऑल ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड एक नया कॉन्सेप्ट, एंड आई एम श्योर हम सब ने जो आपकी बातचीत सुनी है उससे जरूर हम जुड़ना चाहेंगे, और सारे हमारे लिसनर्स भी उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन हमारे साथ इस इशू पे बात करने के लिए। मैं अपने लिसनर्स थैंक यू कहना चाहूंगी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। यदि वो अपने व्यू पॉइंट्स, फीडबैक हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज हमें ईमेल जरूर करें kriya@kriyaworld.org पर। आप हमें अपने रिस्पॉन्सेज रेडियो जामिया ऐप के फीडबैक ऑप्शन में भी जाकर रिकॉर्ड करके या लिख कर दे सकते हैं। अगले हफ्ते मैं, शालिनी और विपाशा मेरी साथी, हम फिर आपसे मिलेंगे। आज मैं आपसे विदा लेती हूँ, बाय। कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं।